सितंबर 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 फार्मर बिल्स इंट्रोड्यूस किए थे, जिसके बाद कई स्टेट्स में इन बिल्स के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू हुए। दिल्ली के कई बॉर्डर्स पर किसान धरना दे रहे थे। 14 महीनों के प्रोटेस्ट के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो तीनों बिल वापस ले लिए थे और उसके बाद किसान वापस लौट गए थे। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि फार्मर प्रोटेस्ट दोबारा से शुरू हो गया। किसानों ने दिल्ली चलो का नारा लगाना शुरू कर दिया। वापस से दिल्ली के बॉर्डर्स पर आक्रोश दिखने लगा। इस आक्रोश के बीच 2 बड़े सवाल भी खड़े हुए। एक कि जब सरकार ने अपने तीनों कानून वापस ले लिए थे तो फिर अब किसानों की मांगे क्या है, और दूसरा कि क्या ये प्रोटेस्ट सिर्फ इलेक्शन के लिए मुद्दा बनाने का एक प्रोपेगेंडा है। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं द पेन पॉइंटर सिंप्लीफाइड। साल 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट 3 फार्मर लॉज लाती है। द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। इन बिल्स का उद्देश्य एग्रीकल्चर में सुधार लाना था, जिसके तहत किसानों को गवर्नमेंट रेगुलेटेड मार्केट यानी कि मंडियों के बाहर उत्पाद बेचने की अनुमति, खरीदारों के साथ समझौता करने की अनुमति थी। हालांकि इन बिल्स के खिलाफ किसानों और कुछ राजनीतिक पार्टियों का विरोध था, जो यह दावा करते थे कि ये सुधार किसानों के मौजूदा सपोर्ट सिस्टम को खत्म करने की दिशा में है, जिससे वो बड़ी कंपनियों के द्वारा एक्सप्लॉइट हो सकते हैं। इन कानून के खिलाफ प्रदर्शन बढ़ गए, स्पेशली पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों में, जिससे किसानों द्वारा जमकर प्रदर्शन और आंदोलन किए गए। सरकार ने लास्टली इन कंट्रोवर्शियल कानून को नवंबर 2021 में रद्द कर दिया। लेकिन इसके अलावा किसानों की एक और मांग थी, एमएसपी को लीगलाइज करने की मांग। एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यह भारतीय सरकार द्वारा एग्रीकल्चर मार्केट में हस्तक्षेप का एक प्रकार है, जिसका मकसद किसानों को उनके उत्पाद के लिए मिनिमम प्राइस की गारंटी देना है। एमएसपी सिस्टम के तहत सरकार बुआई से पहले फसलों के लिए मिनिमम प्राइस की घोषणा करती है। यह मूल्य एक फ्लोर प्राइस के रूप में कार्य करता है और यदि बाजारी मूल्य एमएसपी से कम होता है तो सरकारी एजेंसियां सामान किसानों से इन मूल्य पर खरीदती हैं। देश में पहले से ही एमएसपी है और हर साल सरकार 22 से 24 फसलों पर एमएसपी देती है। लेकिन फिर सवाल खड़ा होता है कि देश में जब पहले से एमएसपी है तो लीगलाइज करने की मांग क्यों उठ रही है। दरअसल हमारे देश में एनएफएसए यानी कि द नेशनल फूड एंड सिक्योरिटी एक्ट है, जो 75% रूरल और 50% अर्बन पॉपुलेशन को सब्सिडाइज्ड रेट पर अनाज मुहैया कराता है, ताकि हर गरीब से गरीब घरों में अनाज की कमी को पूरा किया जा सके। इसके लिए सरकार देश में जारी एमएसपी के तहत किसानों से उनका अनाज खरीदती है और उसे कम दामों में लोगों को मुहैया कराती है। इस काम को करने के लिए सरकारी मंडियां हैं, जहां किसान अपनी फसल बेचते हैं और उस मंडी के लाइसेंस लेने वाले व्यापारी वो फसल खरीदते हैं। अब चूंकि एनएफएसए में देश के लोगों को सब्सिडाइज्ड रेट पर दी जाने वाली चीजें ज्यादातर दाल, चावल और आटा होती हैं, मंडी में किसानों से एमएसपी के रेट पर खरीदार बाकी चीजों से ज्यादा यही अनाज खरीदते हैं। बाकी चीजें जैसे कि फल और सब्जियां जिनकी सेल्फ लाइफ ज्यादा नहीं होती, खरीदार उन चीजों को खरीदने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो किसी भी चीज को खरीदने के लिए बाध्य नहीं है। किसानों की एमएसपी को लीगलाइज करने की मांग भी यही है कि उनकी सारी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएं और न खरीदने वाले पर लीगल एक्शन लिया जा सके। ये तो सिर्फ एक मांग है, इसके साथ और भी कई सारी मांगे हैं किसानों की। जैसे देश के सारे किसानों का कर्ज जो 10,000 से ज्यादा है उसे माफ कर दिया जाए, जो कुल मिलाकर 18.4 लाख करोड़ के हैं। इसके साथ ही किसानों की डिमांड है कि भारत वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट से अपना नाम पीछे कर ले। सभी किसानों को पेंशन दिया जाए, मनरेगा में 100 की जगह 200 दिन काम दिया जाए और 1 दिन की दिहाड़ी 700 कर दी जाए। 2020-21 में हुए प्रोटेस्ट में जिन लोगों की मौत हुई, उनके परिवार को आर्थिक मुआवजा और घर के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। अब जरा समझते हैं कि ये मांगे असल में कितनी महंगी और जरूरी हैं। मनरेगा की आज की तारीख में सबसे ज्यादा दी जाने वाली प्रतिदिन की दिहाड़ी 360 रुपए के करीब है। भारत में मनरेगा के रजिस्टर्ड वर्कर 27.5 करोड़ हैं, जिसमें से प्रति वर्ष 9 से 10 करोड़ के करीब लोग काम करते हैं। यदि इस आंकड़े के साथ हिसाब लगाएं तो 10 करोड़ लोगों के लिए जो अभी 3,60,000 करोड़ का खर्च है, किसानों की मांग पूरी करने के बाद ये खर्च 14 लाख करोड़ पहुंच जाएगा। पेंशन की बात करें तो पूरे भारत में 58% लोग किसान हैं
और भारत में 15 करोड़ लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है, यानी 8.7 करोड़ लोग, जिन्हें अगर 10,000 प्रति माह की पेंशन भी दी जाए तो होता है 10,44,000 करोड़ प्रति वर्ष। यदि हम इन सबको इकट्ठा करें तो प्रति वर्ष का खर्च आता है 42,84,000 करोड़, जो भारत के वार्षिक बजट से भी ज्यादा होता है। लॉजिकली देखा जाए तो फार्मर प्रोटेस्ट में सिर्फ 2 डिमांड ही ऐसी हैं जिसे जायज कहा जा सकता है, और वो है लीगल गारंटी फॉर एमएसपी और लखीमपुर खीरी में प्रोटेस्टर्स की हत्या पर कार्यवाही। अब बात करते हैं आज की तारीख में फार्मर प्रोटेस्ट को उतना समर्थन क्यों नहीं मिल रहा जितना 2020 और 2021 के प्रोटेस्ट में मिला था। इसके पीछे भी कई सारे कारण हैं। जैसे प्रोटेस्ट में कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें इन डिमांड से कोई मतलब ही नहीं है, बल्कि इनकी डिमांड है एक अलग पंजाब, खालिस्तान। हमारी तो जो इंटरनेशनल बरादरी से बेनती है, हम लोग इन लोगों के साथ रहना ही नहीं चाहते। इमरान खान हमारा भाई है, दुश्मन हमारा दिल्ली बैठा है। ਅਸੀਂ आजाद पंजाब चाਹੁੰਦੇ, ਸਾਂਝਾ पंजाब, खालिस्तान पंजाब। ना पूरी की जा सकने वाली डिमांड रखना और पूरी न करने पर पाकिस्तान से मिलने और खालिस्तान बनाने जैसी बात करना ही ये कारण है कि लोग इस प्रोटेस्ट का समर्थन नहीं कर रहे। इसके अलावा भी एक कारण है जिसके वजह से लोग इस प्रोटेस्ट को सीरियस नहीं ले रहे, वो है इसको पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल करना। सारी पॉलिटिकल पार्टी जो ओपोजिशन का रोल प्ले कर रही हैं, उनका इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करना, लोकसभा से महज कुछ महीनों पहले इस प्रोटेस्ट का शुरू होना और इस प्रोटेस्ट में खालिस्तान जैसे देश बनाने और पाकिस्तान से मिलने जैसी बातों पर चुप रहना भी इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद इस प्रोटेस्ट को पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए उकसाया गया हो, क्योंकि ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज को भी पता है कि ये मांगे पूरी नहीं की जा सकती, और अगर पूरी की जा सकती होती तो पिछले सरकार में पेंशन और कर्ज माफी के काम क्यों नहीं किए गए। अब आखिरी में आते हैं डेटा पर कि क्या वाकई में ये सरकार किसानों के लिए खतरा है। 2014 में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद कई सारे स्कीम आए, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान मनधन योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ न्यू 10,000 एफपीओज, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन, नमो ड्रोन दीदी, सॉइल हेल्थ कार्ड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, परंपरागत कृषि विकास योजना, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, नेशनल बैम्बू मिशन, इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, डिजिटल एग्रीकल्चर और भी कई सारे स्कीम्स हैं। इनमें किसानों को सालाना 6,000 रुपए देना, 3,000 रुपए की पेंशन की स्कीम लाना, फसल बीमा स्कीम के तहत 2016 से अब तक 1,50,590 करोड़ रुपए फसलों का मुआवजा देना और कम दरों पर शॉर्ट टर्म लोन देने जैसी स्कीम शामिल है। अब इतने सारे स्कीम्स के बाद भी यदि आपको लगता है कि किसानों के मौजूदा डिमांड को पूरा किया जाना चाहिए, तो आपको बता दें कि इन डिमांड्स को पूरा करते ही आपके घर में रखे 1 किलो आटे की कीमत भी 400 के पार हो जाएगी और इसी रफ्तार से बाकी अनाज की कीमत भी बढ़ जाएगी। इतना ही नहीं, आपकी इनकम पर लगने वाला टैक्स भी 3 गुना बढ़ जाएगा। और इन सब के बावजूद भी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा, क्योंकि असली डिमांड तो ये है ही नहीं। असली डिमांड तो है भारत में तख्ता पलट और एक देश जिसका नाम हो खालिस्तान।